नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय राज्य नेटिव स्टेट के अंतर्गत आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उसे अवध के रूप में जाना जाता है। आज अवध से संबंधित उन महत्वपूर्ण विषय बिंदु पर परिचर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थियों को द्वारा जो विश्वास, जो भरोसा जताया गया, उस पर बेहतर करने का प्रयास हमारी संस्था निरंतर करती रहेगी। तो अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने बंगाल के बारे में देखा, वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उस पर हम लोगों ने परिचर्चा की। तो आज क्षेत्रीय राज्य अवध से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर परिचर्चा करेंगे। हालांकि अवध बंगाल की तरह उतना महत्वपूर्ण घटनाओं में नहीं रहा है जिस तरह से बंगाल को आपने देखा, लेकिन फिर भी अवध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी संधियां हुई हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हर बार, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस के अलावा अदर स्टेट एग्जाम, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए आज के सफर में क्षेत्रीय राज्य अवध और शान अवध की बात करते हैं कि उससे पहले यहां पर मैं शशांक पाठक पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हमारी क्लास करते हैं, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप अपने दोस्तों से और भी जो आपके सहयोगी हैं उनसे जरूर इस संस्था के बारे में बात करें, ताकि कि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करते समय ध्यान देना है, नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ है और न्यू यूजर्स आपको क्रिएट करना है। डाउनलोड माय एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर आज ही करें और बेहतर लाभ प्राप्त करें। चलिए तो क्षेत्रीय राज्य अवध की बात करते हैं। क्षेत्रीय राज्य अवध, यहां पर आप देखिए, आपको यहां पर एक ऐसा प्लेस दिख रहा होगा जो कलरफुल है, और ये आपका जो जगह दिख रहा है यही है क्षेत्रीय राज्य अवध। हालांकि अवध के बारे में जिस रूप में अंग्रेजों ने अवध को यूज किया, एक बफर स्टेट के रूप में, एक मध्यस्थ राज्य के रूप में, वह थोड़े समय के बाद उस पर मैं परिचर्चा करूंगा जब सुजाउद्दौला अवध का नवाब बनेगा। लेकिन अगर अवध के भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ यह अवध था। एक बहुत अच्छा खासा इसका विस्तार था। अगर इसके राजनीतिक भौगोलिक पहलू को देखा जाए तो आप देखेंगे कि अवध जो है, बंगाल यानी कि यहां पर बंगाल, ये अवध होगा और ये मराठा, इनके बीच में बफर स्टेट का कार्य करता था, इनके बीच में मध्यस्थ राज्य का कार्य करता था। हालांकि अंग्रेज चाहते तो प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद चाहते तो अंग्रेज जो है अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लेते, लेकिन वहां पर अवध को अपने नियंत्रण में न लेने का कारण यही था कि अगर अंग्रेज अवध को अपने नियंत्रण में लेते तो यानी कि इनका क्षेत्र यहां तक फैलता और सीधे इनका मराठों से युद्ध हो जाता। अब अंग्रेज मराठों से अभी प्रत्यक्ष रूप से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते थे। इसीलिए अवध से संधियां की, कई सारी दबाव डाले उनके ऊपर, लेकिन अवध को अपने राज्य के अंतर्गत नहीं मिलाया। उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मराठों का सीमा और अवध का सीमा आपस में टकराएगा और ये हिंदुस्तानी आपस में लड़ेंगे। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है। फिर भी अवध का इतिहास, कई सारी बातें, आइए एक एक करके हम चलते हैं यहां पर। तो बफर स्टेट के रूप में अवध का प्रयोग अंग्रेज करेंगे और आप यहां पर देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड और सारी बातें करेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। अवध, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग जरूर पॉइंट आउट करिए। सबसे पहले तो बफर स्टेट लिख लीजिए आप लोग। यह बफर स्टेट था, बफर राज था, मतलब मध्यस्थ राज था, मध्यस्थ राज्य। किसके किसके बीच था भाई? किसके किसके बीच था? तो एक तरफ बंगाल, एक तरफ मराठा और बीच में ये अवध, बीच में अवध। ठीक है। दूसरा, अवध राज्य का संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो संस्थापक के रूप में सादत खां बुरहान उल मुल्क
तो संस्थापक के रूप में, संस्थापक की हम बात करें तो शहादत खां इन्हीं को बुरहान उल मुल्क के रूप में भी जाना जाता है। तो ये अभी तो सामान्य सी बातें हैं। अब जब शहादत खां अवध का संस्थापक होता है, धीरे धीरे अवध में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां पर अब मुगलों की परिचर्चा करना बहुत अधिक जरूरत नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो कमजोर हो रहे हैं और ये वही अवध है जहां पर एक समय के बाद अभी आपसे मैं बताऊंगा कि जब अवध का नवाब शुजाउद्दौला होगा तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय यहां आकर के शरण लेंगे अपने वजीर के डर से। खैर उस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले बफर स्टेट आपने इसको देखा, बुरहान उल मुल्क यानी कि शहादत खां इसका संस्थापक था। आइए अब शहादत खां के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा व्यक्ति था शहादत खां। शहादत खां शहादत खां में पहला पॉइंट तो आपने लिख ही लिया, बट दोबारा से लिख लीजिए। संस्थापक, नोट्स बनाते रहिएगा भाई, मैं फिर कह रहा हूं नोट्स बनाते रहिएगा। इसके समय में राजधानी जो बनी, राजधानी अवध की, वह फैजाबाद थी। कहां थी? फैजाबाद। तो अवध की राजधानी फैजाबाद, यानी कि जो लखनऊ वगैरह का जो क्षेत्र है वो अवध के रूप में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, कहा जाता है कि शहादत खां ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया था। ये बड़ी अच्छी बात रही है अवध की और अवध के नवाबों की। तो यहां पर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है कि इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा। और यही लाइन जो है एग्जाम में सीधे आ गया था विकल्प के रूप में कि भेदभाव रखा या नहीं रखा। जैसे ए बी सी डी करके आता है तो ए बी सही है, सी डी सही है, ए बी सी सही है। तो इस तरीके से इस लाइन की बड़ी महत्ता होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुसलमानों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच ने कोई भेदभाव नहीं रखा। हाँ, एक चीज था, कहा जाता है कि इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली पर। इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1739 में। और यहां पर कहते हैं कि जो है पहले नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसको बुलाया जाता है और फिर बाद में जो है यह उनकी तरफ जा मिलता है और अंत में अपनी इस ग्लानि पर इसने आत्महत्या कर ली थी। तो अंततः आप देखेंगे कि इसने क्या कर ली अपने जीवन में? आत्महत्या कर ली थी। इसका अपना कोई बेटा नहीं था, तो इसका एक भतीजा था जिसका नाम था सफदर जंग। भतीजा था, इसकी एक बेटी थी, उसने अपनी इस बेटी का विवाह जो है सफदर जंग के साथ कर दिया था। तो ये इसका क्या था भाई? भतीजा था। ठीक है, तो देखिए शहादत खां से जो प्रश्न बनेगा वो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये संस्थापक शहादत खां बुरहानुल मुल्क, दूसरा राजधानी फैजाबाद। और इसी के साथ आप देखेंगे कि इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा था। ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। तो शहादत खां से बस इतना है। देखिए लखनऊ के जो नवाब हैं, मैं सभी नवाबों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रमुख नवाब हैं, प्रमुख का मतलब कि जिनके समय में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं, उन पर मैं जरूर आपसे जिक्र करूंगा। तो क्योंकि संस्थापक है शहादत खां, इसके बारे में हमने बात की। अब इसके बाद अगर अगला नवाब मजबूत है या फिर उसके समय में कोई घटना हुई है तो हम उस पर जिक्र करेंगे, नहीं तो फिर हम अगले नवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि शहादत खां के बाद इसका भतीजा सफदर जंग अवध का नवाब बनता है और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आइए हम सफदर जंग के बारे में बात करते हैं। सफदर जंग, सफदर जंग
सफदरजंग का पहले पूरा नाम क्या था भाई? पूरा नाम अबुल मंसूर खां सफदरजंग। अबुल मंसूर खां सफदरजंग। अबुल मंसूर खां सफदरजंग। अबुल मंसूर खां सफदरजंग। शासनकाल की अगर हम बात करें 1739 से 1754 ईस्वी तक, 39 से 54 ईस्वी तक ये बंगाल अवध के नवाब रहे। ठीक है। कहा जाता है कि बादशाह मोहम्मद शाह ने एक फरमान के द्वारा इनको अवध का स्वतंत्र नवाब नियुक्त किया है, स्वीकार किया था। तो यह भी प्रश्न बनता है कई बार, बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा नवाब की नियुक्ति। खैर ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। कहा जाता है कि 1748 ईस्वी की बात है, यह बादशाह के इतना करीब हो गया कि जो है धीरे धीरे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं में भी अपनी राय विचार देने लगा। तो जब आगे अगला बादशाह आएगा, मुगल बादशाह जिसका नाम था जो है अहमद शाह, तो कहा जाता है कि 1748 में जब बादशाह अहमद शाह था, सम्राट अहमद शाह, तो अहमद शाह का ये वजीर बन गया था। वजीर एक बहुत बड़ा पद होता है, मतलब इतना लगाव हो गया था इससे। ठीक है। इसका पुत्र था शुजाउद्दौला। अब जो प्रश्न बनेगा आपसे, शुजाउद्दौला से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेगा, तो शुजाउद्दौला को आपको नहीं भूलना है। सफदरजंग का क्या था? पुत्र था। अब बंगाल का एक बार बार बंगाल आ रहा है, क्योंकि बक्सर क्लास से हम लोग वहीं पर देखे हैं। अवध का अब एक ऐसा नवाब आने वाला है जिसके जीवन काल में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, और यहां से प्रश्न बनेगा और यहां से मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका जवाब भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे देंगे। तो मैं शुजाउद्दौला के बारे में बात करूं, उससे पहले सफदरजंग के बारे में आप यहां पर देख रहे हैं कि इनको मोहम्मद शाह द्वारा नवाब की नियुक्ति की गई, और ये अहमद शाह के वजीर रहे। जो आगे के मुगल बादशाह होंगे अहमद शाह के वजीर रहे, और इनका बेटा जो है शुजाउद्दौला था। अब हम बात करेंगे शुजाउद्दौला की। यहां आपको इस नवाब के बारे में लिखने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस नवाब के बारे में आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन शुजाउद्दौला से बनता ही बनता है बेटा। अभी मैं सारे पॉइंट्स कर रहा हूं, देख लेना। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला में पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं। शासनकाल 1754 ईस्वी से लेकर के 1775 ईस्वी तक, समझ रहे हैं? इस डेट को आप समझ रहे हैं, 54 से 75 तक। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, इसके दरबार में मैं भी आपको बताऊंगा, मुगल बादशाह आया था। मुगल बादशाह, और जो आया था ना, वो डर की वजह से आया था। किसके कारण? डर के कारण। और किसके डर से भाई? वजीर इमादुल मुल्क की वजह से। वजीर इमादुल मुल्क की वजह से। और बादशाह कौन था? कौन बताएगा? शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड। तो शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला के दरबार में आया था डर की वजह से, क्योंकि वह अपने वजीर इमादुल मुल्क से परेशान था। सत्ता परिवर्तन की बात थी। खैर मैं उस पर बात करूं और आगे की पॉइंट में बात करूं, मैं आपको यहां पर याद दिलाते चलता हूं कि जिस समय शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना 1754 से 1775 तक, उसके बीच में डेट देख लीजिएगा। एक डेट यहां पर 1757 का होगा, एक डेट 1764 का होगा, एक डेट 1765 का होगा। ठीक है, एक डेट 1773 का होगा। ये जो महत्वपूर्ण डेट है, इन सभी डेट्स में आप देखेंगे कहानी होती है। जिस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, उस समय 1757 ईस्वी की अगर बात की जाए तो बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा जा रहा था।
जिस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, उस समय 1764 में बंगाल में बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा था। 1765 में जो है संधियां की जा रही थी, शुजाउद्दौला भी उसमें था, और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि भी जो है आप देखेंगे शुजाउद्दौला ही करता है। तो प्लासी का युद्ध भले ही बंगाल में हुआ, लेकिन ये अवध का नवाब था उस समय। बक्सर के युद्ध में तो सीधे ये एंट्री करता है। 1765 की इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव इसके साथ द्वितीय इलाहाबाद की संधि करता है 16 अगस्त को, और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस की संधि इसके साथ करता है। तो कितनी सारी क्वेश्चंस यहां पर आप देख रहे हैं कि शुजाउद्दौला से बनेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शुजाउद्दौला को ध्यान से देखना है। मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद होता है भाई, आप चीजों को जोड़ करके, जब तक आप लिंक करके चीजों को नहीं देखेंगे, जोड़ करके नहीं देखेंगे, तब तक वो बातें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए हमारी क्लास एक लंबी क्लास हो जाती है, एक लंबे समय से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक इतिहास की एक सहज और सरल समझ जरूर आपके बीच में डेवलप हुई होगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो निस्संदेह आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप इतने सारे डेट्स को देखेंगे, हम लोग इस पर सब पर डिस्कस किए। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, एक और डेट तो मैं भूल ही गया साहब। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली मराठा, उसमें भी इसकी एंट्री थी, उसमें भी इसकी एंट्री थी। तो आप समझ रहे हैं ना, प्लासी, बक्सर, जो है इलाहाबाद की संधि, पानीपत का तृतीय युद्ध, बनारस की संधि, मतलब कितना सब कुछ। तो इस पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें 1757। तो देखिए 1757 की जो बात है, ये अवध के नवाब हैं। ये क्या है भाई? अवध के नवाब हैं। ये अवध के नवाब हैं, लेकिन 1757 में बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में प्लासी का युद्ध चल रहा है। क्योंकि यहां पर प्लासी वाले मैटर में बहुत ज्यादा इनका हस्तक्षेप नहीं था। जो दूसरा डेट है 1764, आपको पता है, हमने बंगाल को अच्छे से पढ़ा है, वहां पर हमने बताया था कि जो बक्सर का युद्ध हो रहा है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दे रहे हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कहां पर गए भाई? यहां पर। कहा जाता है कि जब मीर कासिम अपने मित्र शुजाउद्दौला के पास अवध में आया हुआ था, तो जब शुजाउद्दौला से बातचीत चल रही थी तो पता चला कि बगल वाले कमरे में जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी यहाँ पर विराजमान हैं। पूछा ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ कि अपने वजीर इमादुल मुल्क से डर कर यहाँ आए हुए हैं। तो मीर कासिम मनी मन खुश हुआ कि चलो मैं अब बादशाह से भी कहूँगा कि आप हमारे साथ मिल करके जो है बक्सर का युद्ध लड़िए। तो वहीं पर शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दोनों तैयार हुए थे मीर कासिम के साथ लड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें आपको सबको पता है, बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि बक्सर के युद्ध में जो है शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का साथ दिया था। इसके बाद 1765 में जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद है कि नहीं? जो 16 अगस्त को हुई थी दूसरी संधि 1765 में। इसमें आपको पता है कि क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में, क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में, यहीं पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों ने किसको दे दिए थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। तो यहां पर इलाहाबाद प्लस कड़ा किसको दे दिया था? शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। सारी कहानी वहां पर आपको हमने बताया था, ठीक है। 1761 इससे पहले की एक घटना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा है, पानीपत का थर्ड युद्ध। और पानीपत के थर्ड युद्ध में कौन कौन से लोग थे? एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और मराठा। कहा जाता है कि इसमें शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था भाई? अहमद शाह का साथ दिया था, अहमद शाह का साथ दिया था। तो यहां पर ये कुछ फैक्ट, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह डेट है 1773 का, 1773। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है और इसके बारे में हम जरूर आपसे बात करते हैं। तो 1773 में हुआ था बनारस की संधि, और उस समय आप देखेंगे गवर्नर
जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, अब मैं गवर्नर जनरल कहूंगा, नॉट गवर्नर, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में बनारस की संधि हुई थी। क्या थी बनारस की संधि, उस पर मैं बात करूंगा। बाकी गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, इन सब पर हम एक अलग क्लास लेंगे, वहां पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बनारस की संधि, बनारस की संधि, बनारस की संधि 1773, किसके किसके बीच, वॉरेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच, शुजाउद्दौला के बीच। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, जरा इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। चूंकि 1773 तक आप देखेंगे कि इलाहाबाद और कड़ा जो बक्सर के युद्ध के बाद जो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद, उसमें आप देखेंगे कि इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को, बाद में फिर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से इलाहाबाद और कड़ा प्राप्त कर लिया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा उनसे ले लिया था, फिर से शुजाउद्दौला को बेच दिया। सोचिए, फिर से शुजाउद्दौला को बेच दिया, तो 50 लाख रुपए में, कितने में, 50 लाख रुपए में नवाब को इलाहाबाद प्लस कड़ा बेच दिया। सोचिए, इन्हीं की संपत्ति बेच दिया। इसके बाद कहा जाता है कि जो अवध का नवाब था वो रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां से बहुत परेशान रहता था। रुहेलखंड आप देखेंगे कि रुहेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो रुहेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर हाफिज रहमत खां एक रुहेला सरदार था, जिससे लगातार अवध की शत्रुता बनी रहती थी। तो जब बनारस की संधि वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ शुजाउद्दौला कर रहा है, तो उसने कहा कि आप हमें जो है रुहेला सरदार के मतलब अगेंस्ट में आप हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि नवाब साहब कोई बात नहीं, लेकिन नवाब साहब सहायता ऐसे थोड़ी ना करेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उसमें तमाम चीज़ें खर्च होंगी, तो उसके लिए कुछ मुद्रा वगैरह। तो नवाब ने कहा अच्छा, लखनऊ की शान शौकत बड़ा अजीबो गरीब है, नवाब लखनऊ का, कहीं और का होता तो बात भी बनती। उसने कहा कितना चाहिए तुमको, उसने कहा 40 लाख रुपए। नवाब ने कहा ये लो। तो अंग्रेजों ने रुहेलखंड के रुहेला सरदार से निपटने के लिए नवाब से 40 लाख रुपए लिए। अब जब नवाब 40 लाख रुपए दे दिया तो सोचा कि अब मुझे देर क्यों करना है, आक्रमण कर देना है बस। इसने किया क्या कि नवाब ने आक्रमण कर दिया, नवाब ने आक्रमण कर दिया, और इसी में जो है अंग्रेजों की मदद से नवाब विजयी हुआ और हाफिज रहमत खां पराजित हुआ। तो हाफिज रहमत खां पराजित हुआ। तो हाफिज रहमत खां यहां पर पराजित हुआ। और ये जो रुहेलखंड है यह किसके क्षमा चाहूंगा ये युद्ध जो हुआ था 1774 में हुआ था, 1774 में हुआ था, ठीक है, जब इनसे संधि हो जाती है बनारस की। और इस युद्ध के बाद जो रुहेलखंड है वो अवध का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को लिख लीजिएगा कि रुहेलखंड जो है अवध का पार्ट बन गया। तो ये इलाहाबाद की संधि थी। अब इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण नवाब कह सकते हैं, जो अगला नवाब बनेगा, आइए उसके बारे में देखिए। दो बातें यहां पर बहुत जरूरी है, बनारस की संधि और आगे चल करके भी फैजाबाद की संधि। अवध में ये दो कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बनारस की संधि में आपने यहां पर देखा, ठीक है, और यहां से ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि किस संधि के द्वारा 50 लाख में नवाब को इलाहाबाद और कड़ा बेच दिया गया। ठीक है, और इसके बाद रुहेल सरदार के अगेंस्ट में जो है जो संधि हुई थी, तो बनारस की संधि। अब अगला नवाब होगा आसफुद्दौला या आसफदौला।
ठीक है। आसफदौला के बारे में अगर देखें तो इनका शासनकाल 1775 से 1700 क्या बात है 97 तक, ठीक है। इनके बारे में पहला महत्वपूर्ण पॉइंट कि इन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर दिया। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई। लखनऊ, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने अगर आप लखनऊ कभी जाएं, और लखनऊ में इमाम बाड़ा और भूल भुलैया है, अगर आपने कभी लखनऊ की यात्रा की हो, बड़ा खूबसूरत शहर है उत्तर प्रदेश का, और मतलब सच में बहुत अच्छा शहर है लखनऊ, बहुत सुंदर भी है। तो आप जाएं तो लखनऊ जरूर टहलें। और वहाँ पर इमाम बाड़ा है जिसमें कहा जाता है कि कोई स्तंभ नहीं है। मैं तो देखा हूँ उसमें विदाउट पिलर नहीं है बीच में, और उस पर इमाम बाड़ा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। उसको आसफुद्दौला ने ही बनवाया था। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख दूँ कि लखनऊ में इमाम बाड़ा, लखनऊ में इमाम बाड़ा इसने बनवाया था, 1784 में बनवाया था, ठीक है। इसमें स्तंभ नहीं है, स्तंभ नहीं। इसके समय में एक संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि। और ये फैजाबाद की संधि जो हो रही है ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स और आसफुद्दौला के बीच में होगी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स और आसफुद्दौला के बीच में फैजाबाद की संधि क्या है, उसके सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि 1775 में। पहला पॉइंट, बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। जो बनारस पहले क्या था कि बनारस में आप देखेंगे कि बलवंत सिंह, जब आपको याद होगा कि जब शुजाउद्दौला नवाब था उस टाइम, तो आप देखेंगे कि जो बनारस था वो अवध के ही अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पर एक जो है अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो वहाँ की देख रेख करेगा या वहाँ के बारे में बात करेगा, या जो भी कुछ घटनाएं हैं वो अंग्रेजों को अवगत कराएगा। अंग्रेजों का एक तरीके से संरक्षण वहाँ पर बनेगा अपने हित के लिए। बाद में हुआ क्या कि इस समय तक आते 1775 तक आते आते अंग्रेजों ने कहा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा फैजाबाद में जब संधि हुई कि बनारस पर अब हमारा पूरा नियंत्रण होगा। तो इस संधि के अनुसार आप देखेंगे कि बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई। अच्छा, इसके बदले में भी आसफुद्दौला भी कुछ ना कुछ मांगेंगे, ठीक है। क्या मांगेंगे, ध्यान दीजिएगा। आसफुद्दौला ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आसफुद्दौला की जो माँ थी और दादी थी, कहा जाता है कि ये सब जो है बहुत मतलब नवाब जीवन था तो काफ़ी धन दौलत था इनके पास, खूब सारे सोना चांदी ये सब इनके पास थे, धन दौलत बहुत अधिक था। तो इसने कहा कि ऐसा है कि इनके धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ठीक है, हम आपके बेगमों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आसफुद्दौला की जो दादी थी, माँ थी, जो बेगम थी, वहाँ पर जो नवाबों की बेगमों के बारे में अगर हम बात करें, जिसमें जो है बहू बेगम, कई बार ये प्रश्न आता है, और दादी बुर्रा बेगम, इनके पास बहुत संपत्ति था, धन दौलत था, ठीक है। और इसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है वॉरेन हेस्टिंग्स, इसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। लेकिन अंग्रेज कितने बड़े धोखेबाज थे, आप इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं। गारंटी लेकर के सब कुछ किया, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, कहां पर है कमबख्त, यहां पर मैं इसको लिखता हूं
ये करता क्या है, इतना गिरा हुआ इंसान उस समय हरकत कर दिया कि इसने अपने एक सहायक अधिकारी को बुलाया, सहायक अधिकारी, और कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तुम आक्रमण करके और उन सब चीज़ों को अपने अधीन कर लो। और उस सहायक अंग्रेज अधिकारी का नाम आप यहाँ पर लिखिए, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल को 1781 में, मतलब कि 1775 में संधि करता है और 1781 में जॉन मिल्डन हॉल को जो है भेज देता है लूटने के लिए। जॉन मिल्डन हॉल जो है सभी संपत्ति को लूट लेता है। इसीलिए जब वॉरेन हेस्टिंग्स लंदन गया तो इसके ऊपर बर्क ने महाभियोग चलाया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग क्यों चला था, तो इसी वजह से चला था। मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसी कारण से, बर्कनहेड नाम था, इसी कारण से लंदन में बर्क ने महाभियोग चलाया था। तो इस प्रकार की गद्दारी करने का हमेशा से अंग्रेजों का विचार रहता था, कभी भी कुछ ऐसा करते थे, इसी प्रकार की हरकत करते थे। तो फैजाबाद की संधि आप यहाँ पर देखेंगे, और जो है उधर बनारस की संधि शुजाउद्दौला, फैजाबाद की संधि आसफुद्दौला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद के इसी क्रम में और भी नवाब होते हैं, लेकिन अब मैं आगे बात करूंगा। जो अगला महत्वपूर्ण नवाब है वजीर अली। आइए वजीर अली के बारे में बात कर लें। वजीर अली, वजीर अली में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखिएगा। इसने क्या किया, ये गजब का आदमी, 1798 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी तक ये नवाब रहे। और इसने क्या किया कि अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। देखिए, अंग्रेज पहले इलाहाबाद और कड़ा लिए, फिर इन लोगों को बेच दिया अंग्रेजों ने, और फिर वजीर अली जब नवाब बनते हैं तो अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिए। इसने अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिया। ये महत्वपूर्ण बातें हुई, ठीक है। सेकंड, इसने क्या किया, वेलेजली, जब वेलेजली गवर्नर जनरल होगा तो वेलेजली के साथ सहायक संधि कर लेगा। सहायक संधि, अब मैं सहायक संधि आपको मैं बताऊंगा, इसके बारे में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट इसका है, बट अभी आप यहां पर बस इतना ही पॉइंट आउट करिए कि सहायक संधि करता है। कब करता है? 1801 ईस्वी में इसने वेलेजली के साथ सहायक संधि कर लिया। खैर, इस पर हम लोग डिटेल में परिचर्चा करेंगे। और जो है, बट यहाँ पर इतना मैं बता दूं कि अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी कूटनीति थी, और अंग्रेज़ों ने सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, और आगे चल कर के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो है राज्य हड़प नीति, जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, गोद निषेध सिद्धांत था, उन सब की जो है रूल रेगुलेशन नियमों से भारत के कई क्षेत्रीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सहायक संधि में तो डायरेक्ट नहीं लिया था। सहायक संधि के अंतर्गत ये था कि हम आपसे सहायक संधि करते हैं और हमारी सेना आपके वहाँ रहेगी, हम व्यापार बिजनेस आपके राज्य में ट्रेड विदाउट टैक्स करेंगे, और आप जो है बिना मेरे परमिशन के किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकते, मतलब कि आप किसी और दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ अच्छा संबंध है या नहीं, ये बिना मुझसे पूछे आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तब मैं आपको जो है सैनिक सहायता दूंगा। तो ऐसा इसने जो 1801 ईस्वी में जो है सहायक संधि की वजीर अली के साथ। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि किसके साथ, वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा मैं यहाँ पर यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई। वजीर अली नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। वजीर अली नहीं, वजीर अली के बाद, वजीर अली के बाद शहादत खां, ठीक है। अब थोड़ा सा ये नवाब था, इससे पहले वजीर अली था, बट वजीर अली में कुछ था नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक चीज़ हो गई थी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। वजीर अली नहीं था, शहादत खां, तो इसको आप यहाँ पर, इससे पहले वजीर अली था, बट वजीर अली के जीवन काल में ऐसा कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं रही। शहादत खां नवाब था उसके समय में, तो थोड़ा सा प्लीज़
आप लोग एक्सट्रीमली सॉरी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। शहादत खां नवाब था, शहादत खां 1798 से 1819, ठीक है। और इसने अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिया। बेरजली के साथ सहायक संधि 1801 में शहादत खां ने की, ठीक है। और कहा जाता है कि इसको 1819 ईस्वी में राजा की उपाधि दी गई, राजा की उपाधि। तो यहां पर आप इस पॉइंट्स को देखेंगे। इसके बाद और भी नवाब बनेंगे, लेकिन इसी के क्रम में आप देखेंगे अगला नवाब जो होगा वह उतना योग्य नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का नवाब गाजीउद्दीन हैदर अली खां बनेगा। गाजीउद्दीन हैदर अली खां, गाजीउद्दीन हैदर अली खां नवाब बनेंगे। और ये 1814 से लेकर के 27 तक। अब यहां पर परेशान मत होना कि 1819 क्यों नहीं दिया हुआ है, कुछ बुकों में डेट उनका अलग है, इनका अलग है, इसलिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसी के आसपास ये जो है नवाब बनते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इसे हेस्टिंग्स ने, लिख लीजिएगा, 1815 में बादशाह की उपाधि दी थी। इसे हेस्टिंग्स ने 1815 में बादशाह की उपाधि दी। और इसके बाद अंतिम नवाब के बारे में हम बात करेंगे, जो अवध का अंतिम नवाब था। आप समझ गए होंगे, वाजिद अली शाह। 1847 से नवाब रहेंगे 1856 ईस्वी तक। कहा जाता है कि वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। कहा क्या जाता है ये था ही अंतिम नवाब। और 1857 का रिवोल्ट तो आप सभी को याद होगा, उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा जाता है कि जब डलहौजी गवर्नर जनरल था तो उसने आउटरम की रिपोर्ट पर, ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। और कुशासन का आरोप लगा करके 1854 ईस्वी में आउटरम को भेजा और रिपोर्ट प्राप्त किया। और कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में जो है अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो डलहौजी ने 1854 के आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया, कुशासन का आरोप लगाकर। तो यहां पर देखेंगे कि इस तरह से अवध का ये जो एक सामान्य बातें जो हम लोगों ने की, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा, जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो कंप्लीट हुआ। तो जो बातें हैं एक बार दोबारा से आइए हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, मैं एक दोबारा से आपको बता दूं, बफर स्टेट ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। संस्थापक कौन है इसको ध्यान देना है। सफदर जो शहादत खां में राजधानी, इसको ध्यान देना है। मुसलमानों के बीच कोई, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। नादिर शाह आक्रमण, ये ध्यान देना है। सफदर जंग में जो है कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, नए के बराबर। सुजाउद्दौला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुजाउद्दौला, और इसके बाद आप देखेंगे आसफुद्दौला, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। सुजाउद्दौला से इतने सारे डेट्स पर जरूर विचार कर लीजिएगा। इसके समय में जितनी सारी घटनाएं हुई हैं, किसमें ये कहाँ पर इन्वॉल्व रहा, क्या रहा, कौन सी संधियाँ हुई, विशेष करके बनारस की संधि कई बार पूछा जाता है। फिर आसफुद्दौला जिसके साथ फैजाबाद की संधि हुई, तो आप देखेंगे ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अवध का विलय सहायक संधि के द्वारा, मतलब सहायक संधि अवध के साथ कब हुआ, तो शहादत खां के समय में 1801 ईस्वी में आप देखेंगे। और आउटरम की रिपोर्ट अवध पर गलत तरीके से कब लगाई गई, 1854 में, और उसी को आधार बना करके 1856 में अवध का विलय कर लिया गया कुशासन के आधार पर। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने क्लास को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स। और सैटरडे को तो क्लास ऑफ रहेगी। संडे को आप लोग टेस्ट देंगे, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट्स के, उनके लिए बहुत शानदार टेस्ट होता है एप्लीकेशन पर। और मंडे को जो है हम नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।